सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में प्रति सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करने, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली द्वादश पर आधारित परीक्षा की जाती है। आज की कक्षा का जो विषय वस्तु है कि मीन लग्न के प्रमुख राजयोग फल दीपिका पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 383 383। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फल दीपिका पुस्तक का अवलोकन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखा जाए फल दीपिका पुस्तक में जो मीन लग्न के बारे में जो दशा फल अध्याय, फल दीपिका पुस्तक के दशा फल अध्याय पृष्ठ संख्या 383 पर जो मीन लग्न के बारे में दिया जा रहा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र नंबर 1 में लिखा गया है कि यदि जन्म लग्न मीन या कुंभ हो और 12वें घर में शुक्रदेव हो तो शुक्र योग देने वाला नहीं होगा। कल भी हम लोग कुंभ लग्न की जो कुंडली पर हम लोगों ने जो इसी पुस्तक के सहारे अध्ययन करने का प्रयास किया था, तो वहां पे हम सबों ने समझने का प्रयास किया था और आज इसको हम लोग दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर और लिखा जा रहा है कि यदि अन्य कोई लग्न हो तो जन्म कुंडली में हो तो 12वें घर का शुक्र अच्छा फल देता है। यहाँ दोनों बातों में समानता क्या है? मीन लग्न में और कुंभ लग्न में क्या समानता है? तो पहले इसको हम लोग देख लें। ऐसी कौन सी समानता है जो दूसरे अन्य लग्नों में नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए, चाहे मीन लग्न हो या कुंभ लग्न, यदि मीन लग्न है तो यहाँ पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि में शुक्रदेव हो गए यानी शनि की राशि। अगर कुंभ लग्न है तो यहाँ मकर राशि होगी, फिर यहाँ पर मकर राशि हो जाएगी, यानी कि यह भी शनि की ही राशि है, यह भी शनि की ही राशि है। अब देवगुरु कराए शुक्रदेव एवं शनिदेव में अंतर क्या है? तो शुक्रदेव जहां भौतिक सुख के कारक हैं, शनिदेव वहीं भौतिक दुखों के कारक हैं। शनि संन्यास के कारक हैं तो शुक्रदेव भोग विलास के कारक हैं। भले ही इन दोनों में नैसर्गिक मित्रता है, यह अलग विषय वस्तु है, लेकिन कारकत्वों के आधार पे क्या गुण धर्मों में समानता है? नहीं। जहां शुक्रदेव भौतिकता को बढ़ावा देते हैं, भौतिक अभिलाषाओं को बढ़ावा देते हैं, वहीं शनिदेव दुखों के कारक और वहीं शनिदेव संन्यास के कारक। शुक्रदेव जहां भौतिक सुखों के कारक हैं तो शनिदेव भौतिक दुखों के कारक हैं। सुबह में थोड़ा जल्दी ठीक है। तो शुक्र एवं शनि में दोनों में विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? जी बिल्कुल उल्टा। तो यहाँ पर शनि की राशि में शुक्रदेव उतने कंफर्टेबल नहीं होते, चाहे वह कुंभ लग्न हो या मकर मीन लग्न हो। मीन लग्न है तब भी कुंभ राशि में शनि शुक्रदेव हो गए, चाहे कुंभ लग्न हो तब भी शुक्रदेव शनि की राशि में ही हो गए। साधारणतया जब भी शुक्रदेव 12वें भाव में होते हैं तो भोग विलास देने का काम करते हैं। शनि को भोग विलास पसंद नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और मनन चिंतन में आता है, यह हम सबों को समझना चाहिए। चाहे शुक्रदेव 12वें भाव में हैं तो यह उत्तम फल देते हैं, लेकिन यही शुक्रदेव लग्न कुंडली के 12वें भाव में हो और नवमांश कुंडली में शनि की राशि में अगर होते हैं तो भौतिक सुखों का बढ़ावा बढ़ जाता नहीं देते हैं, नहीं देते, कमी आ जाएगी।
आप किन्हीं दो व्यक्तियों की कुंडली ले जिनके 12वें भाव में शुक्रदेव हैं और एक के कुंडली में शनिदेव शुक्रदेव नवमांश में शनि की राशि में हो और दूसरे व्यक्ति किसी दूसरे राशि में हो, तो जिसके कुंडली में शुक्रदेव नवमांश कुंडली में किसी दूसरे राशि में है, शनि की राशि में नहीं है, तो शुक्र की दशा में थोड़े अच्छे फल की प्राप्ति, राजयोग की प्राप्ति होगी। और शनि की राशि में यदि नवमांश कुंडली में है तो वह उतना फल देखने को नहीं मिलता। बातें स्पष्ट हो गई? इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नवमांश में अगर किसी और राशि में, शनि की राशि में नहीं है शुक्रदेव, हाँ, और लगन कुंडली में शनि की राशि में है शुक्रदेव, तो मन को केवल सुख में संतुष्टि रहेगा कि हाँ चलो जितना है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर लग्न कुंडली में, यदि लग्न कुंडली के 12वें भाव में शुक्रदेव शनि की राशि में भी हैं, अगर वह नवमांश में, नवमांश कुंडली में यदि शनि की राशि में नहीं है जी, तो अच्छे फल कुछ ना कुछ मिलेंगे। यदि लग्न कुंडली में भी शनि की राशि में न हो, नवमांश कुंडली में भी शनि की राशि में न हो, तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति, तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति। जी, बातें स्पष्ट हो गया? हम लोग दूसरे सूत्र पर चलें। जी, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सूत्र पर। दूसरे सूत्र में क्या कहा जा रहा है, तो हम लोग पुस्तक का अवलोकन करें। दूसरे सूत्र में लिखा जा रहा है कि 12वें घर में शनि हो तो योग देने वाला होता है, यदि चंद्रमा 12वें घर में होता है तो जातक धनहीन होता है। तो यहाँ पे तारांकित किया हुआ भी, तो जहां पे तारांकित हो तो पहले तारांकित वाले वस्तु को पढ़ना चाहिए, फिर उस विषय वस्तु को पढ़ना चाहिए, ज्यादा समझ में आता है। यहाँ पर यह अर्थ समझना चाहिए कि मीन लग्न वाली कुंडली में शनि 12वें घर में योग देने वाला होता है। बहुत सी जगह यह पुनरावृत्ति नहीं की गई है कि अमुक लग्न हो, किंतु यह देखना चाहिए कि किस लग्न के अंतर्गत यह योग दिया गया है, उसी लग्न पर लिखे हुए योग बताने चाहिए, सब लग्नों में नहीं, और इससे नीचे अब तारांकित नहीं। अब यहाँ पर जो तारांकित कर दिया गया, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह हर जगह पर मीन लग्न नहीं दिया गया, लेकिन अब मीन लग्न का के बारे में दिया जा रहा है, तो जहां पे लग्न नहीं दिया गया है तो समझा जाए कि मीन लग्न की ही बात है। तो मीन लग्न के 12वें घर में शनि हो तो योग देने वाला होता है, यदि चंद्रमा 12वें हो तो जातक धनहीन होता है। चलिए पुनः कुंडली पर आते हैं। अब यदि शनिदेव यहाँ होते हैं, शुक्रदेव न होकर के यदि शनिदेव हैं तो अच्छा हो गया, चंद्रमा है तो अच्छा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो मीन लग्न में शनि 11वें एवं 12वें भाव का स्वामी होता है। मीन लग्न की कुंडली में शनि को देखें 11वें एवं 12वें भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ पे तो विपरीत राजयोग भी हो गया ना। 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में हो तो विपरीत राजयोग हुआ या नहीं हुआ? जी, यह तो सभी लग्न के कुंडली पे आ जाएगा कि यदि 12वें भाव में स्वराशि का कोई ग्रह हो तो योग कारक, अच्छे फल की प्राप्ति होती है एवं योग कारक हो जाता है, धन योग दे देता है, राजयोग दे देता है। 12वें भाव में स्वराशि का ग्रह हो, छठे भाव में स्वराशि का ग्रह हो, 8वें भाव में स्वराशि का ग्रह हो, तो राजयोग तो ऐसे हो गया। साथ ही यदि आय भाव का स्वामी ही नहीं, किसी भी भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से दूसरे भाव में होता है तो दूसरा भाव उस भाव का धन भाव होता है, सामान्यतः अच्छा फल देता है। तो यहाँ एकादश शेष भी 11वें भाव का स्वामी भी अपने भाव से दूसरे हो गया एवं 12वें भाव का स्वामी भी अपने भाव में ही हो गया। यह तो विपरीत राजयोग। यह क्या हो गया? विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग। अब चंद्रमा के बारे में जो लिखा जा रहा है
कि 12वें भाव में चंद्रमा हो तो यह अच्छा फल नहीं देता। अब यह मीन लग्न की ही कुंडली नहीं, किसी भी लग्न की कुंडली में चंद्रमा का 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठना या इन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं बतलाया गया है, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो। हाँ, यदि चंद्रमा स्वराशि का है, बलवान है, यानी कि पक्ष बल से ठीक है, सूर्य से काफी दूर है, क्षीण नहीं है, स्वराशि का है, तो थोड़ा अच्छा फल अवश्य देता है। अब यहां पर देखा जाए, कोई भी पुस्तक पढ़े, लघु पराशरी पढ़े, बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़े, या यही फल दीपिका पुस्तक के शुरू के पन्नों को आप पढ़े, जहाँ पे बेसिक की बातें दी गई है, वहां पे लिखा गया है कि कुंडली में कोई भी ग्रह यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में होता है, वह अच्छा फल नहीं देता। एक जिस भाव का फलादेश करना हो, उस भाव का स्वामी यदि अपने भाव से 8वें बैठा हो, यह भी तो अच्छा नहीं। तो चंद्रमा किस भाव का स्वामी हो गया? चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी हो गया। पंचम भाव हमारा बुद्धि है, जिस प्रकार का बुद्धि होगा उसी प्रकार के हमारे जीवन में कार्यकलाप होंगे, आय भी होगा, सब कुछ होगा। सभी का जड़ तो 5वां भाव ही बनता है ना, जैसा विवेक वैसा काम कर्म। जैसा विवेक वैसा काम। तो अब 5वें भाव का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी अपने भाव से 8वें चला गया, और लग्न से भी यह 12वां है। यह तो दोनों ही कायदे से खराब हो गया, यह तो दोनों ही कायदे से खराब हो गया। विपरीत राजयोग भी भंग कर दिया। और अब तो यहाँ पे, हाँ, और दूसरा यह पंचमेश होकर के यहाँ पर आ गए तो विपरीत राजयोग भी हो गया, विपरीत राजयोग भंग भी हो गया जी। दूसरा, चंद्रमा जो यहाँ पर है तो शनि की राशि में है, शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो यहाँ तो कई प्रकार से चंद्रमा स्वयं ही खराब न हो करके, बल्कि यह तो विपरीत राजयोग भी भंग कर दिया। तो ये सभी बातों को अगर ओवरऑल देखा जाए, लग्न कुंडली से 12वें होना, अपने भाव से 8वें होना, शत्रु राशि में होना, एवं जो एक अच्छा योग बना हुआ है शनि के द्वारा, उस योग को भी भंग कर देना। तो 4 कायदे से हम लोगों ने देख लिया, तो चारों कायदे से चंद्रमा यहाँ पर खराब ही है कि अच्छा है? खराब। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ पे पूरा फल देने वाला है। मिथुन लगन की कुंडली में तो स्वराशि के हो जाएंगे पंचम भाव को स्वामी 12वें भाव में। मिथुन लग्न की कुंडली में जी हाँ, तो स्वराशि के हो जाएंगे। लेकिन वो अष्टम तो गए चले गए ना। मिथुन लग्न की कुंडली में तो अपने उच्च राशि के हो जाएंगे या मूल त्रिकोण राशि के हो जाएंगे? मूल त्रिकोण राशि के नहीं, मूल त्रिकोण राशि के तो नहीं होंगे, अपनी राशि के होंगे। मिथुन लग्न की अगर कुंडली, अगर यहाँ पे 3 होगा तो 4 यहाँ होगा ना। हाँ जी, जो पंचम भाव के स्वामी है वो तो स्वराशि के हो जाएंगे ना अपने से। वो यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 4। आप किस ग्रह के बारे में बोल रही हैं? शुक्र ग्रह के बारे में गुरु जी। पंचम भाव की, जैसे यहाँ पर आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं ना, कि पंचम भाव के स्वामी वहां जाएंगे, 12वें में तो अच्छा फल नहीं देंगे। तो यहाँ तो दोनों शुक्र ही हो गए, शुक्रदेव। हाँ, तो शुक्रदेव यदि हो जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर 3 नंबर की है तो 4, 5, 6, 7, तो यहाँ तो शुक्रदेव अपने स्वराशि के हो गए ना। हाँ जी गुरु जी, तो इसमें कैसा फल देंगे? ये तो फिर स्वराशि के हैं। तब तो यह अच्छा हो गया।
क्योंकि शुक्र के गुण धर्मों के अनुरूप भाव में भी तो है वो ना। जी फिर यह तो नियम है ना कि शुक्र 12वें भाव में होगा तो भोग इत्यादि को बढ़ावा देगा, व्यक्ति भोग पर खर्च अधिक करेगा तो प्रभुत्व बढ़ेगा, और जब खर्चा शुक्रदेव करवाते हैं तो आय के भी साधन खोलते हैं और स्वराशि के भी होंगे। तो यहाँ पर यह विपरीत राजयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये पंचमेश भी है। यह सामान्य फल देंगे, लेकिन उत्तम फल ही देंगे, जी या फल उत्तम ही देंगे। पंडित जी। क्योंकि अब कुंडली साफ करते हैं बस। तो मुझे यहाँ पर चंद्रमा की दशा भी खराब हो गई और शनि की दशा भी खराब हो गई। नहीं, शनि की दशा फिर सामान्य हो गया, सामान्य हो गई। जी शनि की दशा सामान्य हो गया, जी चंद्रमा जी की दशा खराब। खराब हो गई। जी जी जी। और जो शनि की दशा में जो उत्तम फल मिलने वाले थे हाँ, वह कम हो उनमें गया। कमी आ गई। जी जो विपरीत राजयोग था वह समाप्त हो गया, अब सामान्य स्थिति में ही रह गए ना। जी जी गुरु जी। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, यह दूसरे सूत्र का ही में जो योग बतलाया गया, ऊपर क में जो योग बतलाया गया है उसी के संबंध में कहते हैं कि बृहस्पति की दशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो थोड़ा फल होता है। अगर स्थिति वही हो, शनि चंद्रमा की युति हो और बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा होगा तो थोड़ा फल अच्छा मिलने की संभावनाएं बन सकती। तो ऐसा क्यों? योग यहीं बने हो, चंद्रमा यहीं पे हो, शनि यहाँ पर हो। अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति नहीं लिखी गई, नहीं लिखी गई। तो कुंभ राशि 12वें भाव में चंद्रमा का होना अशुभ फल तो है ही, जैसा हम लोगों ने चर्चा करी। अब देवगुरु बृहस्पति क्या है? तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लग्नेश है, देवगुरु बृहस्पति लग्नेश है एवं दशमेश भी। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश एवं दशमेश है। तो अब यहाँ पर एक बात हो जाता है, चंद्रमा भले ही खराब हो, चंद्रमा भले ही खराब हो, भले ही खराब हो, लेकिन अपने आप में स्वयं लग्नेश होता है। सूर्य अपने आप में लग्नेश होता है। जी किसी भी लग्न की कुंडली है, यह सूत्र आप लोग नोट करें, जी किसी भी लग्नेश की महादशा में, किसी भी कुंडली के लग्नेश की महादशा में यदि चंद्रमा की अंतर्दशा होती है तो सामान्यतः लाभ मिलता ही है। या किसी भी ग्रह की लग्नेश हो, लग्नेश कोई भी ग्रह बनता हो, उसकी दशा में सूर्य की भी अंतर्दशा आती है तो सामान्यतः अच्छे फल देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूर्य भी अपने आप में लग्नेश है, चंद्रमा भी अपने आप में लग्नेश है। तो लग्नेश लग्नेश सभी शुभ ग्रह ही होते हैं। हाँ, यह भी देखना है कि ये दोनों लग्नेश क्या आपस में सहधर्मिता या मित्रता निभाते हैं। क्या दोनों लग्नेश आपस में मित्रता निभाते हैं? नहीं, अरे मेरे भाई, चंद्रमा और गुरु निभाते हैं मित्रता। हाँ, चंद्रमा और गुरु निभा लेंगे, सूर्य और गुरु निभा लेंगे। यानी कि मित्र ग्रहों की महादशा में मित्र ग्रहों की अंतर्दशा थोड़ा अच्छा फल देता है। इस नियम को भी हम सबों को नहीं भूलना है।
तो अब यहां पर जो बातें आई कि देवगुरु बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की यदि अंतर्दशा हो रहा है तो अच्छा फल मिलेगा। तो चंद्रमा को भी बलवान होना चाहिए। बलवान हो जाए। चंद्रमा कमजोर होगा तो फिर कहां से होगा। नहीं होगा। तो इसके लिए चंद्रमा का पक्षबल भी देखना चाहिए। यदि पक्षबल से चंद्रमा मजबूत हो तब तो, जब लग्नेश से मजबूत होगा तब तो उसकी दशा में लाभ मिलेगा। लग्नेश ही कमजोर हो जाएगा तो क्या मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो यह बात समझ में अब हम लोग इससे अगले सूत्र पर चलते हैं। तीसरे में क्या कहा जा रहा है कि 5वें घर में बृहस्पति हो तो कन्याएं बहुत होती। चलिए इस पर भी थोड़ा चर्चा कर ले। तो पंचम भाव में स्त्री राशि, और यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो यह लग्नेश का काम ज्यादा करेंगे या दशमेश का। लग्नेश का ज्यादा काम करेंगे। तो लग्न की जो राशि है वह भी स्त्री राशि है, पंचम भाव में भी स्त्री राशि है। अगर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि के भी होंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि को है। उच्च राशि के भी। तो यहाँ पर एक बात आती है, हम सबों ने यह पढ़ा है कि खास करके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति निष्फल होते हैं कि सफल होते हैं। सफल होते हैं। निष्फल होते हैं। वैसे सामान्यतः सूत्र यह है, आपको भावन नाशा नहीं होगा। बुध का भाव है तो सफल होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति निष्फल माने जाते हैं, सप्तम में शनिदेव निष्फल माने जाते हैं, और भी ग्रहों की बातें सही है। तो एक तो कारको भाव नाशाय हुआ, यह भी हो सकता है। चंद्रमा, हाँ, तो यहाँ पर पाप प्रभाव होना आवश्यक है। यदि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो, अगर किसी पापग्रह का प्रभाव है तो संतान से संबंधित काफी समस्याएं आएंगी, विलंब होगा, संतानहीनता की तरफ भी लेकर जाएगा, क्योंकि कारको भाव नाशाय हो गया। कारको भाव नाशाय हो गया, यानी कि पापग्रह की दृष्टि अगर भाव पर पड़ेगी तो भाव भी खराब हो गया एवं संबंधित प्रश्न के कारक ग्रह भी खराब हो गए। यानी कि भाव और कारक दोनों खराब हो गए। भाव और कारक दोनों खराब हो गए, साथ में लग्नेश एवं दशमेश भी खराब हो गए। अब देवगुरु बृहस्पति तो एक पुरुष ग्रह है, एक खराब हो ही गया तो बच जाते हैं दो ही ग्रह, बच जाते हैं सूर्य एवं मंगल जो पुरुष ग्रह है। शेष सभी ग्रह तो स्त्री ग्रह है या समग्रह है ना।
जी अब शुक्र हो, चंद्रमा हो, बुध हो, या शनि हो, राहु हो, केतु हो, ये सब तो स्त्री ग्रह या समग्रह में आ जाते हैं। केवल पुरुष ग्रह तो मंगल, सूर्य एवं गुरु ही है। एक पुरुष ग्रह जो संतान कारक ग्रह है वह तो खराब हो ही गया, और सूर्य एवं मंगल से दृष्ट न होकर के किसी अन्य ग्रहों से दृष्ट हो जाए, फिर क्या होगा? तब तो गए। तो कन्याएं अधिक होंगी या नहीं होगी? जी कन्या। जी कन्या। हाँ, पुत्र की भी प्राप्ति हो सकती है। ग्रह के गोचर के प्रभाव से कहीं संतान के समय में कहीं सूर्य मंगल का प्रभाव हो जाए, सूर्य मंगल का प्रभाव हो जाए। हो जाए। अब हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र क्या लिखा जा रहा है? दूसरे घर में चंद्रमा, पांचवें घर में मंगल हो तो चंद्रमा की दशा में धनागम होता है। दूसरे घर में चंद्रमा, पांचवें घर में मंगल हो तो चंद्रमा की दशा में धनागम होता है। अब दूसरे घर में यदि चंद्रमा होगा तो मेष राशि का होगा। दूसरे घर में चंद्रमा मेष राशि का होगा, पंचम घर में मंगल तो कर्क राशि का हो जाएगा। मंगल यहाँ नीच का हो गया, मंगल यहाँ नीच का हो गया। तो मंगल नीच का हो गया तो चंद्रमा की राशि में नीच का ग्रह हो गया तो चंद्रमा भी खराब। और यहाँ पर जो धन भाव का जो स्वामी है मंगल, यह भी नीच का हो गया तो यह भी खराब। यहाँ धन भाव में जो चंद्रमा बैठा हुआ भी उसके राशि में नीच के ग्रह, यह भी खराब। यहाँ नीच भंग भी नहीं लग रहे, नीच भंग हो रहा है। राशि परिवर्तन से नीच भंग माना जाता है क्या? नहीं। यहाँ पर एक योग है पंचमे सेवंग द्वितीय का राशि परिवर्तन या भाव परिवर्तन या परस्पर संबंध परिवर्तन। तो यह मंगल और चंद्रमा का परस्पर संबंध है, न कि चंद्रमा नैसर्गिक शुभग्रह है। सामान्यतः चंद्रमा क्षीण नहीं होता है तो चंद्रमा अशुभ फल नहीं देता, सामान्यतः शुभ फल ही देता है। अब यहाँ पर चंद्रमा की दशा में जो फल बतलाए गए हैं, तो जब भी चंद्रमा की दशा में अच्छे फल की, अच्छे राजयोग की चर्चा की जाए तो वहां पर सबसे पहले तो यह देख लीजिए कि चंद्रमा शुभ है या नहीं, यानी क्षीण तो नहीं, शुभ चंद्रमा को। तब ये त्रिकोण भाव के स्वामी होकर यदि चंद्रमा की बात की जाए तो एक चंद्रमा का शुभ होना आवश्यक है। तो यदि चंद्रमा शुभ होगा और यह पंचमेश होकर और अधिक शुभ हो गया, पंचमेश होकर और अधिक शुभ हो जाए, यानी कि नवम भाव एवं पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ फल देते हैं। तो फिर चंद्रमा का जब परस्पर संबंध हो गया तो मंगल पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? परस्पर संबंध हो गया, राशि परिवर्तन हो या भाव परिवर्तन हो, परस्पर संबंध हुआ ना जी? जी परस्पर संबंध हो गया। मंगल देव यहाँ पर भाग्य भाव के भी स्वामी, ये धन भाव का ही नहीं, मंगल देव भाग्य भाव का भी स्वामी। तो इस प्रकार से पंचमेश भले ही या दूसरे एवं पांचवें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध है, तो कहीं हल्का सा इसे भी तो हम लोग समझ सकते हैं कि या नवमेश एवं पंचमेश का भी परस्पर संबंध मान सकते कि नहीं मान सकते? जी तो भले मंगल नीच तो मंगल है ना, देखिए बैठा तो चंद्रमा की राशि में, तो वो भी तो नीच का है। हाँ जी,
मंगल जो है बैठा चंद्रमा की राशि में है, तो चंद्रमा भी तो एक नीच का ही फल हो गया। चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव कहाँ है, देख कहाँ रहा है, परस्पर संबंध होना और परस्पर देखना। नहीं, राशि परिवर्तन तो है ना, तो फिर संबंध तो बन ही रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, संबंध तो परस्पर दृष्टि डायरेक्ट प्रभाव देता है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, दोनों पूरक हो गए। एक दूसरे के पूरक हो गए, पर भाव परिवर्तन एक दूसरे को के पूरक हो जाते हैं और दृष्टि संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाव परिवर्तन का संबंध दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इसको ऐसे समझें कि यदि मैं आपके मकान में रह रहा हूं किराए पे, आप मेरे घर में किराए पे रह रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। आप भी हमारे घर को नुकसान न पहुंचाइएगा, मैं भी आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपके भी मन में डर रहेगा कि अगर हम लक्ष्मीकांत तिवारी के घर में रह रहे हैं, यदि इनके घर में मैं क्षति पहुंचाऊंगा तो वो भी हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर का भी क्षति पहुंचा देंगे। तहस नहस कर दो। यह नियम होता है भाव परिवर्तन का। तो इस नियम के आलोक में यहाँ पर भले ही नीच भंग न हो मंगल का, लेकिन मंगल यहाँ का उतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव के फलों को खराब नहीं करना चाहता। इसलिए चंद्रमा की दशा में अच्छा फल मिला, क्योंकि चंद्रमा का संबंध भाग्य भाव के स्वामी से भी है और चंद्रमा का संबंध दूसरे भाव से भी है। मंगल का संबंध पंचमेश से। तो इस नियम के आलोक में यह हुआ कि चंद्रमा मंगल का जो परस्पर संबंध हुआ, भाव परिवर्तन हुआ, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होकर, यानी कि बुद्धि भाव का स्वामी होकर धन भाव में बैठ गया, पंचमेश है, इसलिए यह ज्यादा फल इनकी दशा में अच्छे फल की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती, दोनों एक दूसरे के पूरक होने के मतलब। अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पर, पांचवें सूत्र पर हम लोग चलते हैं कि पांचवा सूत्र क्या लिखा जा रहा है। पांचवा सूत्र लिखा जा रहा है कि यदि बृहस्पति छठे हो, आठवें सूत्र बृहस्पति देव छठे, आठवें शुक्र देव, नवम में शनि, आठवें शुक्र, नवम में शनि हो और लाभ स्थान में चंद्रमा मंगल हो। ये तो ऐसे योग हो गए कि इतने योग एक साथ 5 ग्रहों का समन्वय मिलना मुश्किल है बहुत। ऐसे संजोग 30-30 बरस के बाद में आएंगे ना जी, हमेशा थोड़े आएंगे। क्योंकि शनिदेव तो अभी अब मीन राशि में है, हाँ, फिर वृश्चिक राशि में आएंगे तब तो, और फिर वृश्चिक राशि से पार करेंगे तो फिर तो 30 साल के बाद में आएंगे। ऐसी कुंडलियां ही देखने में कम मिलेगी, ऐसी कुंडलियां भी देखने में कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। लेकिन सूत्रों को तो जो पुस्तक में दिया गया है समझना है। एक तो अब यहाँ पर अपने आय भाव में उच्च राशि के, आय भाव में उच्च राशि के मंगल देव हो गए, वो भी पंचमेश के साथ, त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ। दूसरे में ये क्या हुआ, तो दूसरे में पंचमेश से युक्त हैं, चंद्रमंगल योग बना आय भाव में। चंद्रमंगल योग धन का प्रतीक है, चंद्रमंगल योग धन का प्रतीक,
धन का प्रतीक है। अब यहाँ पर शनिदेव 8वें भाव में है, शत्रु राशि में है, ये एकादशेष एवं द्वादशेष होकर। हालांकि शनि की दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पर इस राशि पर स्वराशि की दृष्टि है, कुछ न कुछ हद तक आय के लिए अच्छा कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर है, यह भी ठीक। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर है, यह भी ठीक। अब इसको हम लोग समझे कैसे? तो धन भाव का स्वामी, धन भाव का जो स्वामी है यानी कि मंगल देव, धन भाव के स्वामी मंगल देव आय भाव में उच्च के होकर बैठ गए। आज आय भाव में उच्च के होकर बैठ गए एवं दशमेश एवं लग्नेश के द्वारा धन भाव देखा जा रहा है। लग्नेश एवं दशमेश के द्वारा 10वां भाव देखा जा रहा है, यानी कि दशमेश के द्वारा 10वां भाव भी देखा गया, दशमेश के द्वारा धन भाव भी देखा गया। दशमेश उपचय भाव में भी हैं, अपने मित्र राशि के भी हैं, मेहनत पे फल देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति तो यह भी अपने आप में अकेले धन के लिए अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरुजी। देवगुरु बृहस्पति भी अपने आप में अच्छे हो गए अकेले। चंद्र मंगल योग भी अपने आप में। गुरुजी 9वें घर का और 11वें घर का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। हाँ जी, 9th हाउस और 11th हाउस का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। हाँ जी, यह भी हो रहा है और भी तो अच्छे योग बन रहे हैं। गुरुजी इसके अलावा ये तो कि मंगल जो अपने घर को देख रहा है, आय भाव के स्वामी को, आय भाव को देख रहा है। हाँ, मंगल देव आय भाव को अपने घर को देख रहे हैं। चौथी दृष्टि से धन भाव को भी देख रहा है, यह भी अच्छा योग है। मंगल यदि यहाँ नीच की दृष्टि से देख रहा है तो चंद्रमा भी अपने राशि को देख रहा है, फिर नीच भंग भी हुआ, यह भी योग हुआ। यहाँ पे यदि शनि है तो आय भाव के स्वामी एवं मंगल भाग्येश भी हैं और क्या कहते हैं उच्च के भी हैं, दोनों चीजें हो रही हैं साथ में। तो भाग्य भाव के स्वामी एवं आय भाव के स्वामी का भी राशि परिवर्तन हो गया। इससे भी बड़ा एक योग, इससे भी बड़ा योग है जिसको कहा जाता है अधियोग। जिसको कहा जाता है अधियोग। अधियोग का मतलब ये हुआ कि दूसरे भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो या 6ठे भाव एवं 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो लग्नाधि योग बनता है। यानी कि दूसरा भाव, 12वां भाव, 6ठा भाव एवं 8वां भाव, ये चारों भाव शुभ प्रभावित हो तो लग्नाधि योग, लग्नाधि योग बनता है, जो अपने आप में अकेला बहुत बड़ा योग होता है। तो यहाँ पे तो जितने ग्रहों की स्थिति बतला दी गई, सभी ग्रह के योग तो अपने आप में अकेले राजयोग प्रदाता हो गए, अपने आप में अकेले राजयोग प्रदाता हो गए कि नहीं हो गए जी। अब शनि देव यदि न भी हैं यहाँ पे तो आय भाव में अब चंद्र मंगल योग बना, मंगल देव उच्च के हैं अपने आप ठीक। शुक्रदेव अगर यहाँ है, गुरुदेव यहाँ पर हैं, तो शुक्रदेव भी हैं तो अपने अपने अच्छे राशि में, अपने स्वराशि के हैं। सूर्य गुरुदेव भी हैं तो अपने मित्र राशि में। तो 6ठे भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना शत्रुहीन योग है। हालांकि शत्रु तो होते हैं ऐसे व्यक्ति के, लेकिन शत्रु प्रभावी नहीं होते। शत्रु का कोई चाल काम नहीं करता। इस व्यक्ति से ही इसके शत्रु शिक्षा प्राप्त करेंगे और इसी के ऊपर में लागू करेंगे। अष्टम भाव आकस्मिक बातों की है,
निचोड़ निकालने की है तो शुक्रदेव यहाँ पर निचोड़ भी निकाल रहे हैं अष्टम भाव में होकर, ये अच्छे योग। तो जितने अच्छे अच्छे कई प्रकार के योग यहाँ पे बन गए तो व्यक्ति महाभाग्यशाली होगा कि नहीं होगा? जी गुरुजी होगा। हालांकि इसके लिए ग्रहों का अंशात्मक मान से भी ठीक ठाक हो, नवमांश कुंडली में भी ठीक ठाक हो, दशमांश कुंडली में भी ठीक ठाक हो, तब तो। अगर यहाँ सब योग अच्छे हैं परंतु यदि नवमांश में ही खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, भले अगर इन पर अशुभ प्रभाव हो जाए, राहु केतु का अंशात्मक प्रभाव आ जाए तो योग में परिवर्तन कमी कुछ हो सकते हैं। जी बातें स्पष्ट हुई? आगे बढ़ा जाए। जी गुरुजी। अब हम लोग चलते हैं छठे सूत्र पर। चंद्रमा मंगल और बुध मकर राशि के लाभ में हो तो धन प्राप्ति, जायदाद, वाहन इत्यादि का उत्तम योग होता है, यह भी है। अब यहाँ पे चंद्रमा मंगल के बारे में तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, यदि इनके साथ में बुध देव हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर बुध देव, तो बुध देव क्या हो गए? चतुर्थे सेवंग सप्तमेश हो गए। इन्हें हल्का क्या लगा? इंद्राधिपत्य दोष लगा। इंद्राधिपति। लेकिन यदि बुधदेव यहाँ पर हो जाएंगे तब ये तो चंद्रमा से युक्त हो गए ना, यानी कि पंचमेश से युक्त हो गए। तो ये तो अब यहाँ पर देखिए ना, यदि इन्हीं स्थितियों में चंद्रमा मंगल यहाँ पर है और साथ में बुधदेव हो गए तो चतुर्थेश पंचमेश की भी युति हो गई। चतुर्थेश एवं पंचमेश की युति हो गई कि नहीं हो गई? सप्तमेश जी गुरुजी, राजयोग हो गया। अष्टमेश नवमेश की युति हो गई। राजयोग, ये राजयोग हो गया। राजयोग राजयोग बन रहे हैं। कई प्रकार के राजयोग और बढ़ गए इसमें ना जी। यह भी आसान सी बात है, इसको भी समझना कोई बड़ी बात नहीं नहीं है। अगले सूत्र पर चले हम लोग। जी। चलिए, अब इसके बाद में चंद्रमा और शनि लग्न में हो, मंगल 11 में हो, छठे सूत्र हो तो सुख की दशा में अच्छा फल मिलता है। चंद्रमा एवं शनि लग्न में। अब यहाँ पे मिटाते हैं। चंद्रमा एवं शनि लग्न में, मंगल 11 में, छठे सूत्र। तो शुक्र की दशा में अच्छा फल। तो शुक्र की दशा में यहाँ पे तो किसी सुभग्रह से दृष्टि नहीं बतलाया गया। यहाँ पे शुक्रदेव 8वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में, विपरीत राजयोग। मंगल उच्चका आय भाव में हुआ, अपने आप में मंगल की दशा में धनदायी योग। मंगल धन भाव को भी देख रहा है अच्छी स्थिति। शुक्र को यदि कोई देख रहा है तो कौन देख रहा है? धन भाव का स्वामी देख रहा है। और कौन देख रहा है? तो उच्च का ग्रह देख रहा है। यदि किसी ग्रह को उच्च का ग्रह देखता है तो वह अच्छा फल देता है। यदि किसी ग्रह को उच्च का ग्रह देखता है तो अच्छा फल देता है। यह भी चाहे वह शत्रु ही क्यों ना, लेकिन है तो मंगल शुक्र सम। मंगल से दृष्ट होने के कारण इनका यह विपरीत राजयोग भी भंग हो गया, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल नवमेश भी है, भाग्य भाव के स्वामी, लेकिन उच्च का ग्रह तो देख रहा है। इस पर हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में होने से शुक्रदेव ज्यादा
दूसरे भाव का, तीसरे भाव का फल देंगे या आठवें भाव का? आठवें भाव का गुरु। आठवें भाव का। आठ। तो अब यहाँ पर एक सूत्र नया बनता है। यहाँ हम लोगों ने कई मायनों से देखा, हमने यह भी कहा कि अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में आना अपने आप में विपरीत राजयोग है। यह योग अच्छा फल देने वाला है, इसलिए शुक्रदेव यहाँ पर राजयोग कारक होगा, धन प्रदाता होगा। पुनः हमने यह कहा कि ये नवम भाव के स्वामी से भी दृष्टि है, इसलिए विपरीत राजयोग भंग हो गया। परंतु हम लोग हमेशा कक्षा में एक ही बार चर्चा करते हैं कि अशुभ भाव के स्वामी जितने पीड़ित हो उतने अच्छे फल देते हैं। जी। अब तीसरे भाव एवं आठवां भाव का स्वामी बुरा फल देता है, तो यदि यह अच्छा रहेगा तो ज्यादा नुकसान देगा, यदि यह पीड़ित हो जाएगा तो नुकसान नहीं देगा, फल अच्छा हो जाएगा। तो एक तो आठवें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है इसलिए पीड़ित हुआ, दूसरा शत्रु राशि में हुआ इसलिए पीड़ित हुआ, तीसरा पापग्रह मंगल से दृष्ट हो गया, वो भी बलवान, इसलिए और पीड़ित हो गया। लेकिन आय भाव के स्वामी मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ी तो यह आय के लिए अच्छा हो गया। कि पीड़ित होकर भी जब बुरा भाव का स्वामी, खराब भाव का स्वामी अच्छा है तो बुरा फल देता है, और बुरे भाव का स्वामी यदि पीड़ित होता है तो लाभ देता है। यह सूत्र हम लोग पहले से कई बार से चर्चा करते आ रहे हैं, और यह यहाँ पर हम लोगों को इस सूत्र के माध्यम से इस सूत्र का भाव या हम सबों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है। अब इससे अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। हाँ जी पल्लवी जी, बोला जाए। गुरु पीड़ित हो रहे हैं और ये दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, तो ये दाम्पत्य जीवन में फिर समस्या देंगे। यदि पल्लवी जी की बातों को किन्हीं सदस्यों ने सही ढंग से सुना हो तो कृपया एक बार दोहरा दे। गुरुजी आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई। मैं दोबारा से बोल रही हूँ गुरुजी, अब क्लियर है आवाज? हाँ, पहले से अच्छी है। गुरुजी, जैसे शुक्रदेव दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, तो वो अगर पीड़ित हो रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी? हाँ जी, निश्चित रूप से आएगी, और यह पुरुष महिला दोनों पर यह नियम लागू होता है, किसी भी की कुंडली हो। ठीक है गुरुजी। किसी की भी कुंडली हो और खराब हो जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर नीचाभिलाषी भी है। शुक्रदेव नीचाभिलाषी, और यह बीमारी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीमारी वाली समस्याएं ज्यादा दे सकते हैं, मनमुटाव वाली समस्याएं कम, बीमारी वाली समस्या ज्यादा। मनमुटाव वाली। यदि चंद्रमा मंगल और बुध, चंद्रमा मंगल बुध और बृहस्पति चौथे स्थान में हो तो बहुत अच्छा। अब एक बार बिठा के देख लेते हैं। चंद्रमा मंगल बुध गुरु, चंद्रमा मंगल बुध गुरु। अब बुध गुरु की युति देखिए, यहाँ तो चारों केंद्र भाव के स्वामियों की युति हो गई ना जी। अब मंगल देव यहाँ पर आ गए। मंगल देव भाग्य भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी। चंद्रमा पंचमेश, यानी कि यहाँ पर तो चारों केंद्र, दोनों त्रिकोण धन भाव के स्वामी सबकी युति हो गई, और वह भी अस्थाई धन के भाव में, यानी कि
अचल संपत्ति वाले भाव में, मन भाव में। अब इससे सर्वोत्तम योग क्या होगा? मीन लग्न की कुंडली हो और चारों केंद्र भाव के स्वामी चौथे भाव में ही हो, सुख भाव में ही हो, भाग्य भाव का स्वामी सुख भाव में हो, पंचम भाव का स्वामी सुख भाव में हो। यहाँ तो पंचमेश नवमेश की भी युक्ति हो गई, पंचमेश धनेश की भी युक्ति हो गई। राजयोगी राजयोग, हाँ जी, राजयोगी राजयोग हैं। राजयोग। तो इस पर तो ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ना। लॉटरी यानी लग कि गई गुरुजी, हाँ जी, लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई। तो इसको ऐसे समझे कि चारों केंद्र भाव के स्वामी एवं नवमेश पंचमेश सबका परस्पर संबंध किस कुंडली के किसी भी शुभ भाव में हो जाए तो गुरुजी लक्ष्मी और कहते हैं ना, वो लक्ष्मी और नारायण का संबंध बन गया, तो पूरा देखा जाते तो लॉटरी योग कह सकते हैं ना। हाँ स्वामी। चलिए आगे के सूत्र पर चलते हैं। यदि धनु राशि का बृहस्पति दशम राशि भाव में हो तो निश्चय ही धन योग देने वाला हो। अब धनु राशि का बृहस्पति दशम में हो तो पंच महापुरुष योग में तो एक योग ही हो। दशमेश यदि दशम भाव में हो कोई भी लग्न की कुंडली, दशमेश यदि दशम भाव में हो किसी लग्न की कुंडली हो तो दशमेश की दशा में राजयोग की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनेगी कि नहीं बनेगी? धन की बरसात हो जाएगी, धन की बरसात। हाँ जी, धन की बरसात हो जाएगी। यह सूत्र यह हमें सिखलाता है कि किसी भी भाव का स्वामी यदि भावेश अपने भाव में ही हो, यदि भाव का स्वामी किसी भी भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव में हो और उस ग्रह की दशा चलती है तो संबंधित भाव के फलों में शुभ वृद्धि होती है। यह एक सामान्य नियम है, यह एक सामान्य बेसिक नियम है। आप लोग भी देखे ना कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह स्वराशि के, उनकी अंतर्दशा कब व्यतीत हुई पिछले समय में, क्या उस भाव से संबंधित कुछ अच्छे फल की प्राप्ति हुई? हाँ या नहीं? अवलोकन अवश्य करना चाहिए और अवलोकन कर उसका प्रत्युत्तर समूह में या वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखना चाहिए। आप लोग जब समूह में कुछ लिखते हैं या वीडियो के कमेंट में जब कुछ लिखते हैं तो आत्मबल बढ़ता है, हमें भी पढ़ने के लिए मन में जागृति आती है कि चलो भाई हम पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, कक्षा अच्छी चलती है, लोगों का मन लगता है। तो यदि आप लोग कुछ लिखते हैं तो हमारा भी मनोबल की वृद्धि होता है, उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को भी फायदा होता है, आप लोगों को भी फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है जी। चलिए 10वें में लिखा जा रहा है कि यदि चंद्रमा वृषभ राशि में, सूर्य सिंह में, बुध कन्या में, शुक्र तुला में, बृहस्पति धनु में, मकर। अब तो यहाँ पे देख लीजिए, या तो किसी भी लग्न में लागू हो जाएगा, सभी लग्नों पर। चंद्रमा वृषभ में यानी कि चंद्रमा उच्चिका हो गया, चंद्रमा उच्चिका हो, सिंह सूर्य सिंह में स्वराशि का हो गया, बुध उच्चिका हो गया, शुक्र मूल त्रिकोण राशि का हो गया, बृहस्पति स्वराशि का हो गया, मंगल उच्चिका हो गया, शनि अपने मूल त्रिकोण राशि का हो गया। तो सभी ग्रह तो उच्चिके हैं या मूल त्रिकोण अपनी ही राशि की। तो जब सभी ग्रह अच्छे स्थिति में हो तो क्या होगा? किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, व्यक्ति भाग्यशाली हो जाए। अगर 7 ग्रह होते हैं, 7 में आधा 3.5 ग्रह होता है, 3.5 से अधिक 4 होता है। अगर 4 ग्रह ही इस स्थिति में हो, अपने स्वराशि का, अपने मूल त्रिकोण राशि का या अपने उच्च राशि का, तब भी जीवन ठीक। 5 का हो, 5 ग्रह हो तो भी ठीक, उससे भी अच्छा, 6 हो तो उससे भी अच्छा, 7 हो तो उससे भी सर्वोत्तम, अति उत्तम। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई विषय वस्तु को आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं और कक्षा के बारे में आप लोग समूह में
या जब भी वीडियो आप लोगों को मिलती है तो कम से कम एक वाक्य लिख देने में क्या जाता है, लिखना अवश्य चाहिए, उससे मनोबल की वृद्धि होती है, और जब मनोबल की वृद्धि होती है तो काम करने में मन लगता है। गुरु जी, हाँ जी। श्री रामचंद्र की कुंडली में भी तो ग्रह काफी उच्च स्थिति के थे, पर वो बहुत भाग्यवान तो नहीं माने जाएंगे। उन्होंने तो बेचारों ने बहुत चैलेंजेस देखे। उनके इतना भाग्यवान दूसरा तो कोई आज तक हुआ है। आप किस मायने से कह रहे हैं कि वो भाग्यवान है? गुरु जी, ना उन्हें पारिवारिक सुख मिला बेचारों को, ना स्त्री सुख मिला। कौन कहता है कि नहीं, कौन कहता है कि उनके जैसा स्त्री सुख तो किसी को मिला ही नहीं। स्त्री सुख क्या है? दोनों के मन का मिलन, दोनों के मन का मिलन, एक दूसरे के मन के प्रति इतना समर्पित, इससे और बड़ा दाम्पत्य सुख क्या होगा? हाँ, अब आज के जमाने से सोचा जाए, हम आज की जमाने की जो सोचते हैं इस ढंग से अगर सोचा जाए तो वह सुख नहीं मिला। लेकिन यदि रामचरितमानस आपने पढ़ा है, सुना है, तो भगवान राम भी तो आए थे इसी प्रकार का जीवन जीने के लिए ना। वो तो सभी कलाओं से पूर्ण थे, उन पर तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला था। वह जिस चीज के लिए आए और गए थे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुआ। हाँ, समस्याएं आई और गए, ठीक है। यदि उनकी कुंडली भी आप लोगों को तो आप लोग उसकी कुंडली शेयर करेंगे समूह में या कक्षा में किसी को डिस्कस करेंगे और वहां पर प्रश्न पूछेंगे कि क्या यह ऐसा क्यों हुआ, इसमें उत्तमता क्या थी, इसमें उत्तमता क्या थी? सभी तो जीवन का इतना उत्तम ही उत्तम था,